साथी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष और उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष और साथ में उपस्थित ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सृजन भट्टाचार्य और साथियों, आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त का दिन आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्थापना का दिन है। ये जो 90 साल की बात है और 90 साल पे आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है कि आप लखनऊ में उसका स्थापना दिवस आज प्रेस क्लब में मना रहे हैं। यहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर 12 अगस्त 1936 को इसी लखनऊ में एआईएसएफ की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं कि कितना ऐतिहासिक दिन था कि अमीनाबाद के उस जगह पर जब इसकी स्थापना हुई, एक पहले संगठित छात्र आंदोलन की जो छात्र संगठन के रूप में आया, पहला सम्मेलन जिसका हुआ छात्र संगठन का, तो उसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने और उसमें जो उद्घाटन करने वाले थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेम नारायण भार्गव जी पहले महासचिव चुने गए थे। ये मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बता दें कि आज जिस चाइना बाजार में आप प्रेस क्लब में बैठ के बात कर रहे हैं, वहां से वो दूरी भले 1 किलोमीटर हो, लेकिन एक सामने की सड़क है जो बहुत दूर तक जाती है कैसरबाग की तरफ, और उससे आप आगे बढ़ेंगे सिटी स्टेशन की ओर तो 1936 में ही 12 अगस्त से थोड़े से मात्र 4 महीने पहले वहीं पे रफ़ाए आम क्लब है जो आज जर्जर अवस्था में है। उसी रफ़ाए आम क्लब में 1936 में 10 अप्रैल को प्रगतिशील लेखक संघ की पहली स्थापना हुई, पहला सम्मेलन हुआ और उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। जो काम सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने शुरू किया था, उसका प्रतिफलन 10 अप्रैल 1936 को इसी रफ़ाए आम क्लब लखनऊ। तो आप देखिए कि 1936 का ये साल 4 महीने के भीतर एक तरफ लेखकों के संगठन की स्थापना और दूसरी तरफ छात्रों के संगठन की स्थापना, और आज क्या संयोग है कि 90 साल बाद आपके बीच लेखकों के संगठन का भी जनरल सेक्रेटरी बैठा है और छात्रों के भी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बैठा है। ये लखनऊ की सरजमीन पे आपने, अंकित और एसएफआई ने जो मेहनत करके काम किया है, इसके लिए पहले तुम्हें बधाई देता हूं। वो सवाल जो 1936 में खड़े हुए थे, किस तरह से प्रेरणा बने, और 90 साल बाद जो जंतर मंतर की जीत के मुद्दे पे बात करने के लिए आज हम बैठे हैं, वो हमें याद रखने हैं। वो हमारे पाथेय हैं, वो रास्ता दिखाने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं। यहीं पे प्रेमचंद ने कहा था, साहित्यकार को जब परिभाषित किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वह अप्रिय अवस्थाओं का अंत करता है और उसका फर्ज क्या है, दायित्व क्या है। जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो कमजोर हैं, उनकी हिमायत करना, उनकी वकालत करना साहित्यकार का फर्ज है। यह 36 में कहा था।
और यह भी कहा था कि साहित्य वह है जो हमें बेचैनी पैदा करे, जो सुलाए नहीं। यह भी उसी भाषण में कहा था कि साहित्यकार का दायित्व सिर्फ महफिलें सजाना नहीं है, बल्कि वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, वो पिछलग्गू नहीं बनता। आज के दौर में 90 साल बाद प्रेमचंद की उन बातों को और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब हम आज याद कर रहे हैं, AISF की स्थापना और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के मद्देनजर, तो हमें उन लिटरेचर्स को पढ़ने की जरूरत है। छात्र जो है, जो विद्यार्थी है, आप छात्र संगठन से हैं और छात्र का यह दायित्व है कि वो अध्ययन करके अपने को इनरिच करे। लेकिन आज सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी चुनौती अध्ययन करने वाले लोगों के सामने ही खड़ी की जा रही है, और एक फर्जी डिग्री का आदमी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले को बौना करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कुएं का मेढक का उदाहरण जब बच्चे पूछते हैं कि इसका उदाहरण कैसे दें गुरुजी, तो कुएं के मेढक का उदाहरण यह है कि कुआं का मेढक भाई कुएं में था और कहीं से समुद्र का मेढक वहां गिर गया गलती से। तो कुएं के मेढक ने लंबी छलांग लगाई और छलांग लगा के कहा कि समुद्र इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। उसने कहा नहीं भाई, बहुत बड़ा है, तुम नहीं समझ पाओगे। उसने अपनी पूरी ताकत भर छलांग लगाई और धप से जब गिरा तो कहा तुम मानो या ना मानो, समुद्र इससे बड़ा नहीं होगा। तो जो वाजिब डिग्री नहीं रखते, जो शिक्षा की परिभाषा ही नहीं जानते, वे जब कोई शिक्षा नीति बनाएंगे। आज सवाल है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जैसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, उसने शिक्षा का भट्ठा बैठाने का काम किया है। आज की तारीख में हम लोग सिर्फ एडमिशन कर रहे हैं और एग्जामिनेशन ले रहे हैं, बीच में असाइनमेंट आ रहा है, वाइवा हो रहा है, रिटन हो रहा है। रिटन में भी सेशन रेगुलर रहे, इसके लिए एक सेमेस्टर डिस्क्रिप्टिव है तो दूसरा सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव कर दिया। ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई भी नौकरी हो उसका फॉर्म भर सकते हैं, IAS का फॉर्म भर सकते हैं, PCS का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति IAS का फॉर्म भरने जा रहा है, उसका जो एक सत्र है पूरा सेमेस्टर का, इवेंट सेमेस्टर का, वो डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं है आज की तारीख में। इसी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं है डिस्क्रिप्टिव। मतलब आपकी अभिव्यक्ति को क्षीण करने का काम किया जा रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में। आप लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है। ऑब्जेक्टिविटी का बढ़ना ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले हमारी संवेदना का क्षरण करती है, क्योंकि रचनात्मकता हमारी संवेदना को बचाती है। और जब संवेदना क्षरित होगी तो जो समाज के बीच के रिश्ते हैं वे बिखरेंगे, वे टूटेंगे। तो एक तरह से जो शिक्षा का काम, कभी बीटी वाशिंगटन के लेख को पढ़ते हुए शिक्षा के बारे में यह कहा गया कि एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर एंड माइंड, शिक्षा चरित्र और मस्तिष्क का प्रशिक्षण है। अगर कोई शिक्षा आपके मस्तिष्क को उर्वर नहीं बना रही है,
और आपके चारित्रिक गुणों को उन्नत नहीं कर रही है तो वो शिक्षा बेमानी। और वो शिक्षा कैसे उन्नत करेगी चारित्रिक गुणों को, जब एनटीए में बैठा दिया जाएगा पुणे के उन्हीं लोगों को जो हाफ पैंट पहन के रोज दंगा करते रहते हैं। पहले उन्होंने जेरॉक्स करा लिया, जेरॉक्स करा के आउट करा दिया। दूसरी बार उनको लगा कि भाई जेरॉक्स करने में दिक्कत आ रही तो हाथ से लिख लो यार। हाथ से लिख करके उन्होंने क्या किया कि भेज दिया अपने बच्चों के पास। आउट कराए गए पेपर। जिन लोगों पे जिम्मेदारी थी उन लोगों ने पेपर आउट खुद कराए, पकड़े गए। आप बताइए कि जिसकी संरचना में ही था कि इतने लोग रहेंगे, उससे ज्यादा लोग वहां कैसे आ गए भाई? ज्यादा लोग रखे गए। वो सारे ज्यादा लोग जो भरे गए उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर लीजिए कि वो कहां से हैं। अगर उनकी पृष्ठभूमि आप पता कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मामला कैसे गड़बड़ हो रहा है। आप चले जाइए, यहीं पे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्रसाद में चले जाइए, ओटीसी मिश्रा है, कौन है, वहां चले जाइए, एरा में चले जाइए, संतोष में चले जाइए, बरेली, बाराबंकी, सब प्राइवेट का पूरा कारोबार है और 1 करोड़ रुपए से कम का खर्चा नहीं है। लेकिन 1 करोड़ हो तो आपकी एमबीबीएस की सीट पक्की, आप जाइए प्राइवेट में कर लीजिए। तो एक तो जो शिक्षा का निजीकरण, जिसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, जब मैं एसएफआई में था तब से हो रहा है वो विरोध। वो सृजन हम लोगों का भी नारा तब था यार कि शिक्षा पे कितना खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, जीडीपी का 6%, ये हम लोग तब से नारा लगा रहे। 88 में मैं आया था एसएफआई में और मैं 97 में इलाहाबाद में अध्यक्ष था। और तब कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, तब भी लड़नी पड़ी थी। प्रवीण भाई जानते हैं, यहां सुधीर भाई या प्रशांत ये लोग होते तो बताते। तब भी नौकरियों पे संकट था जो आज संकट है। यही पब्लिक सर्विस कमीशन बात नहीं मान रहा था, राष्ट्रपति शासन था, रमेश भंडारी गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन लड़के जीता गया, लड़के जीता गया। आज जो यहां ये एक्साइज इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार ये सब बन रहे हैं, ये सब पहले सबऑर्डिनेट सर्विसेज थी। अब प्रीलिमिनरी के लोग ही छट जा रहे थे प्रीलिम्स में ही। और ये यहीं पे आपके अलीगंज में एक रामकृष्ण जी उसके चेयरमैन हुआ करते थे। वो सीधा जो आजकल काम हो रहा है, पैसा दो नियुक्ति लो वाला सिस्टम चला रहे। लेकिन लड़ा गया, इसको भंग कराया गया और वो सेवाएं जुड़वाई गई और उसका परिणाम हुआ कि आज की तारीख में तमाम लोग उससे नौकरी पा रहे। तब से लेके आज तक लोग नौकरी पा रहे हैं। लड़ना पड़ता है। हायर एजुकेशन जो बना था उसमें भी छात्र सूत्रीय वर्गमाप की लड़ाई लड़ी गई। सरकार तब भी भाजपा की थी उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र कुमार सिंह गौर हुआ करते थे उच्च शिक्षा मंत्री। लेकिन लड़के साथ सूत्रीय वर्गमाप कराया गया। मैं इसलिए उन आंदोलनों का जिक्र कर रहा हूं कि एसएफआई उसमें लीडिंग रोल में थी। जो पहला प्रतियोगी छात्र मोर्चा बना था उस दौर में, उसका मैं संयोजक था। इसको डिसॉल्व कराने के लिए जिस पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बच्चे डरते हैं कि जाएंगे तो कमीशन हमको फेल कर देगा इंटरव्यू में, उसी कमीशन पे मैं 7 दिनों तक आमरण अनशन में बैठा, डीएम को भेजना पड़ा और कार्मिक सचिव ने उसको एक्सेप्ट किया और डिसॉल्व हुआ। तो बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है, ये जान लीजिए, एकदम ये नोट कर लीजिए कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। लड़ेंगे तो पाएंगे। 7 सूत्रीय वर्गमाप अगर नहीं लागू होता तो उस समय इंटरव्यू लेटर ही नहीं जारी होते हायर एजुकेशन में लोगों के।
लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत जो उत्तम शैक्षिक अभिलेखों को लेकर बात होती थी, जो गुणवत्ता की बात होती थी, वो नीचे चली गई। गुणवत्ता का अब कोई मतलब नहीं। जो क्षरण एक सरकार के दौर में हुआ था पैसे लेके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, वो आज दिखाई दे रहा है। फिर से वही लोग, 4 सालों में एक एग्जाम क्लियर हुआ है पीजीटी का। उत्तर प्रदेश में ये दूसरी बार जब सरकार आई है भाजपा की, मात्र एक एग्जाम क्लियर हुआ पीजीटी का, उसमें भी चर्चा है कि 5 लाख रुपए चले हैं और पोस्टिंग करने में भी 1-1 लाख रुपए तक चले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए इलाहाबाद, पता करिए कि क्या हो रहा है। 2022 में जो पद विज्ञापित हुआ उच्च शिक्षा का, उसका किसी तरह से रिटर्न ये 2025 में कराए। 2025 में रिटर्न कराए और बाद में पता लगा कि 5 सब्जेक्ट के पेपर आउट थे। इन्होंने 15 के सबके एग्जाम कैंसिल कर दिए और एक तरफ रिजल्ट डिक्लेयर किया कि हां आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, और सब रद्द करके फिर उन्हीं बच्चों से कहा कि नहीं, अब आपको फिर से रिटर्न देना है। और फिर इसी साल 19-20 अप्रैल को उन्होंने रिटर्न कराया। उसके बाद रिजल्ट आया, बच्चों को बताया गया कि 21 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा इंटरव्यू। इकोनॉमिक्स का 21 अगस्त को था, हिंदी का 7 और 11 अगस्त को हिंदी का था। 21 जुलाई से शुरू हुआ इकोनॉमिक्स, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ बच्चे स्टेटस को लेके आ गए जो उस 5 में शामिल नहीं थे कि हमारा क्यों रद्द किया गया, और वो फिर इंटरव्यू रोक दिया गया। अब उसकी अगली सुनवाई 7 सितंबर को है। कहने का मतलब यह है कि आपसे फॉर्म भरवा करके पैसा ले लेंगे, उसके बाद पेपर आउट करा देंगे, या एन केन प्रकारेण आपको नौकरी नहीं देंगे। इस पूरे कार्यकाल में 2022 से लेके मार्च 2022 से आज हम लोग बैठे हैं 12 अगस्त 2026 तक, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में एक भी भर्ती नहीं हुई। माध्यमिक शिक्षा में टीजीटी में एक भी भर्ती नहीं हुई, बेसिक शिक्षा में एक भी भर्ती नहीं हुई, और पीजीटी में एक भर्ती। ये नौजवान पढ़ के कहां जाएगा भाई? नौकरियां आप दोगे नहीं, जगह खाली है, जगहों को आप खत्म करते जा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते जा रहे हो। और जहां जहां ये लोग हैं, अभी बिहार में कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया कि नहीं, बस 90,000 पे आप आइए 11 महीने के लिए, सब कुछ ठेके पे। सेना भी अग्निवीर बना दिया आपने ठेके पे। तो अगर सब कुछ ठेके पे जाएगा, सब कुछ इस तरह से चलेगा, तो सबसे बड़ी समस्या नौजवान के सामने होगी। तो फिर नौजवान परेशान होगा पढ़ के। आप क्या कर रहे हो कि खाली फॉर्म भरा के उस बेरोजगार का पैसा वसूल। पुलिस भर्ती के 52,000 वैकेंसी जो क्लियर हुई, पुलिस भर्ती की परीक्षा में जो जाड़े में हुई थी वो आउट हो गई, और गर्मी में फिर इन्होंने जब परीक्षा कराई तो सेंटर्स बदले। सेंटर कहां बदले? सरकारी कॉलेजों में दिया। सरकारी कॉलेजों में दिया तो परीक्षा ठीक हो गई। भाई पहले क्यों नहीं दे दिया यार? यही जब नीट दोबारा हुई है, तो जब यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर दूसरे बनाए हैं जो एडेड हैं, तो हो गई। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है, उनको योग्यता से मतलब नहीं है, उनको गुणवत्ता से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। और उस अपने से मतलब का परिणाम ये हो रहा है कि वो चाहते हैं कि आप बस वही कांवड़ ढो, पुष्प वर्षा करते रहें। ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो समझ जाओगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, जीडीपी के मानक के लिए कब से फार्मूला तय किया गया, कैसे आंकड़ों की हेरफेर हो रही है। और किताबों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि किताबें शक पैदा करना सिखाती हैं, किताबें आप में संदेह पैदा करना सिखाती हैं। जो पढ़ेगा ज्यादा
वो कहेगा ये नो 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 नो, आप गलत कह रहे हो। जैसे ही उसने ये आपसे बात कही कि तराइन का युद्ध तो 1292 में हुआ था, और दूसरा जो युद्ध 1292 में हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। नो नो, आई हैव रेड, यू आर रॉन्ग, वो 1192 में हुआ था। आप खड़े होगे और सवाल करोगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि कोई सवाल ही नहीं करे। इनके 100 साल में चिंतन चिंतन चिंतन, इतना चिंतन हुआ कि उस चिंतन में ही ये खत्म हो गए। एक भी चिंतक नहीं पैदा कर पाए, एक इंटेलेक्चुअल नहीं है, एक फ्रीडम फाइटर इनके पास नहीं है। एक था भी तो उसकी भी बाद की गति जो है वो आपको पता है। तो हमारे कहने का मतलब कि जंतर मंतर यूं ही नहीं बना है, ये तो पूर्व पीठिका है जो मैं बता रहा हूं। जंतर मंतर बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे कैफी साहब ने कहा कि होठों को सिल के देखिए पछताइएगा आप, होठों को सिल के देखिए पछताइएगा आप। हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। तो जब आप अभिव्यक्ति की आजादी पे पहरा लगाएंगे, आप नौकरियां देंगे नहीं, आप कैंपस के जो माहौल हैं उनमें टुनटुनियां बनाने की, गोबर से सोना निकालने की ये शिक्षा शुरू करेंगे, तो प्रतिभा का भी पलायन होगा और शैक्षिक गुणवत्ता नीचे जाएगी। सैकड़ों वैज्ञानिक छोड़ के जा रहे हैं देश को, लाखों लोग नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं इस देश के। सबसे खराब हालत आईआईटीज की हो गई है। कैंपस प्लेसमेंट में जो आपको पैकेज देने की दर थी, नौकरियां मिलने की दर थी, वो घट गई है। और वहां के जो आईआईटीएन हैं वो यहां से छोड़ के जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। और आप बात कर रहे होगे हम विश्वगुरु बनेंगे। अभी 2022 में बना रहे थे, तो अब 2022 निकल गया, तो अब 2047 में बनाएंगे। कहां से बनाओगे यार? पर कैपिटा इनकम क्या है तुम्हारी? प्रति व्यक्ति आए तो अपनी पहले देख लो पलट के, लेकिन कुछ नहीं देखना है। लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। चाहे वो अयोध्या में लूट हो, चाहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे लूट हो, कहीं भी लूट हो, लूट लो। मतलब ये कि 4200 करोड़ रुपए में बनाया और रोज वो धंस रहा है। अब तो लोग डर रहेंगे उसके नीचे भी चलेंगी ना चलें, और जो बना बनाया था वो आप बेच डाल रहे हो। मतलब ये कि भाई ऐसा है कि हम तो अपने पिताजी से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने इतना कम क्यों बनाया, और बनाए होते तो हम और बेचते। इस तकलीफ में है आप। तो अब जो ये जंतर मंतर की जो विजय है और छात्रों के, युवाओं के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को बचा के रखना है। देखिए, नदी कमजोर तब होती है जब उससे बहुत नहरें निकलती हैं, लेकिन नदी का पानी बैराज बना के रोक दीजिए तो गर्मी में काम आता है। ये जो आप पूछ रहे हो ना अंकित की अगला कदम क्या, अगला कदम यही है कि अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, और वो ऊर्जा बदलाव के लिए लगानी है, फॉर चेंज लगानी है, इन स्थितियों से निकलने के लिए लगानी है। और जब तक बदलाव टॉप टू बॉटम नहीं होगा, मैं बॉटम टू टॉप नहीं कर रहा हूं, बॉटम में तो बहुत पैसा है उनके पास, वो खरीदते बनाते बिगाड़ते रहेंगे। आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे और आपको लगेगा अरे तो जीत रहे हैं, लेकिन वो टॉप पे हारने जा रहे हैं, वो 2029 हारने जा रहे हैं। और 2029 को हराने के लिए आपको अपनी ताकत को बचा के रखना और लगातार सतत प्रयास करते रहना है।
क्योंकि नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। गृह मंत्री इतने दिनों से संसद से बाहर थे, उन्हें बयान कब देना है इसकी तैयारी दिल्ली में नहीं चल रही थी, इसकी तैयारी रांची में चल रही थी। मैं कहीं भी लाठीचार्ज हो छात्रों पर, मैं उसके खिलाफ हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कोई पक्षधरता नहीं, और जो वामपंथी होगा वो हमेशा सच के साथ खड़ा होगा। किसी भी छात्र पर कहीं पर भी अगर लाठीचार्ज हो रही है तो वो गलत है। सवाल यह है कि अगर आगे कुआं पीछे खाई है, आप वहां पहुंच गए तो चिल्ला रहे हैं, तो भाई साहब ये बताइए कि पहले आप वहां पहुंचे कैसे? अगर डीके शिव कुमार छात्रों से बात कर सकते हैं जाके प्रियांक खड़गे के साथ, तो हेमंत सोरेन भी कर सकते थे, बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने मौका दिया, और मौका दिया तो लाठीचार्ज हुई, क्योंकि वो उनको तो तोड़ना ही था। वो तो इसलिए उसमें कुछ लोग शामिल ही कराए गए थे कि आप लाठीचार्ज करो। तो आप उनके नैरेटिव में फंसते हैं। अगर उनके सेट किए नैरेटिव में आप फंसते रहेंगे तो वो जीतते रहेंगे, आप उनको नहीं हरा पाओगे। आप उनके नैरेटिव में अगर खींच के ले आओगे, तभी उनके नैरेटिव से निकलकर अपने नैरेटिव में अगर खींच के ले आओगे उनको, तभी जीतोगे। हॉकी और फुटबॉल के खेल का नियम है, जो विपक्षी के डी में ज्यादा समय तक गेंद को रखेगा वही गोल मारेगा। जो अपने हाफ में खेल खिलाता रहेगा और सोचेगा कि हम गोलकीपर से बचा लेंगे, वो हारेगा। इसलिए आज ये मौका है जंतर मंतर के बाद कि वो जो आक्रोश है, वो जो गुस्सा है, उसको बचाए रखें, और हम उसी स्वाधीनता, जनतंत्र, समाजवाद के नारे के साथ उन सारे लोगों को, जो मैंने प्रेमचंद का कोटेशन अभी याद दिलाया कि जो कमजोर हैं, जो वंचित हैं, उनकी वकालत या हिमायत करना साहित्यकार का फर्ज है, वैसे ही ये फर्ज नौजवान का भी है कि इस समाज में जो बंधुता, समता और स्वतंत्रता के मूल्य हैं, उनकी रक्षा के लिए आगे आए। वो जब आएगा तो समाज बदलेगा, क्योंकि नौजवान में कुर्बानी देने की ताकत होती है, और यही नहीं, उसमें भविष्य को समझने की क्षमता होती है। वो भविष्य की ओर देखता है, वो अतीत जीवी नहीं होता। इसलिए जो भविष्योन्मुख सोच के साथ कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ता है, वही इतिहास को बदलता है। और इसलिए ये इतिहास बदलने का समय है, और इस समय में अगर आप चेत के चलेंगे, अपनी ऊर्जा को एक समेकित भाव से, संगठित भाव से करके चलेंगे, आपके साथ दो कदम भी जो साथ चल सकता है उसको भी साथ लेके चलेंगे। अगर उसकी यही कमजोरी है कि थोड़ा आगे आगे चले, तो आप थोड़ी देर के लिए पीछे भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ चलो। और जब साथ मिलके चलोगे तो फिर वही पंचतंत्र की कहानी, संघे शक्ति कलिजुगे, जो मिल के चलेंगे, जो साथ रहेंगे, वही जीतेंगे, और जो अलग अलग रहेंगे वो हारेंगे। तो जहां भी, जो भी समान विचार के लोग हैं, जो साथ चल सकते हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है। जितने संगठित भाव से आप लड़ेंगे एक होकर के, विजय आपके करीब उतनी ही अधिक होगी। तमाम महत्वाकांक्षी लोग बीच में आएंगे, तमाम टकराहटें वैचारिक भी हो सकती हैं, तमाम स्वार्थगत लड़ाइयां भी हो सकती हैं, तमाम महत्वाकांक्षाओं के एक संघर्ष पटल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो समझदार होता है वो थोड़ा पीछे हट लेता है, लेकिन उसकी नजर मंजिल पे होती है। युद्ध का नियम है कि अगर 4 कदम चल के आप 2 कदम पीछे भी होते हैं तो 2 कदम आपका होता है। इसलिए ये जंतर मंतर
इब्तिदा है, ये शुरुआत है, ये अथ है, ये इति नहीं है। इति होनी है मई 2029 में। तो अर्जुन की तरह उस नाचती हुई मछली के आंख में तीर मारने का लक्ष्य लेके चलना है। जंतर मंतर की सफलता के बाद का जो अगला कदम है, उसकी शुरुआत आपको करने के लिए 2 साल हैं। और 90 साल पहले जो शुरुआत लखनऊ से हुई थी, उसकी भी शुरुआत 2027 में लखनऊ से ही करनी है, क्योंकि पहला मौका है आपको लखनऊ में ही बदलाव का 2027 में मिलने जा रहा है। अगर आप यहां बदल ले गए तो वो नारा अपने आप सबके गले में उतर जाएगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। तो ये याद रखिए और अपने अगले कदम के लिए तैयारी में जुट जाइए। ज्यादा समय बचा नहीं है। आप जान लीजिए कि जनवरी 2027 में आचार संहिता लग जाएगी। 4 महीने बचे हैं, 12 दिन घटा लीजिए। वो इतने कम समय में आपको अपनी सारी तैयारियां रखनी है। और हमारी लड़ाई एक अक्षौहिणी सेना वालों से है, जिनके पास ऐसा बजट है जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो पीएम के केयर में है, इसलिए वहां से चलता रहता है सब। तो आप ध्यान दीजिए, ये आग अगर ये मशाल आप जलाए रखेंगे तो निश्चय मानिए कि कैंपसों से उठी हुई आग जंतर मंतर से बढ़ती हुई वो विधानसभाओं तक पहुंचेगी। और विजयश्री जब आपकी होगी 2027 में, तो अपने आप दिल्ली का सिंहासन हिल जाएगा और फिर 2029 को बदलने में समय नहीं लगेगा। आखिरी बात एक जोड़ के अपनी बात खत्म कर दूं। लेकिन चुनाव बहुत से राज्यों में होंगे 27 से लेके 29 के पहले, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। 29 से पहले चुनाव आपके मध्य प्रदेश में भी होंगी, राजस्थान में भी होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे, ये हिंदी बेल्ट के तमाम स्टेट्स में होंगे। मान लीजिए राजस्थान तो ये हारने जा रहे हैं, अभी चुनाव करा दिया जाए हार जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कहीं पे इसमें एसएसआर से, ईवीएम से पैसे बांट के, रात में 10,000 महिलाओं के खाते में डाल के, किसी भी तरह से अगर थोड़ा बहुत हेरफेर भी करते हैं तो उससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमको 2029 को ध्यान में रखना है। और इनको 2029 में अगर आप लग जाएंगे तो आपसे सही बता रहा हूं, पिछली बार उत्तर प्रदेश ने इनको 240 पे रोका था, और अगर ये टेम्पो बना रहा तो पक्का है कि 2029 में 140 पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।